नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा वो है लिफ्टिंग ऑफ, कि टाटा ने जिस तरीके से अभी एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिटर्मिनेशन है कि प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा ले रखा है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे अ कार्बन पॉलिसी फॉर द फार्म। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा डाइवर्ट करके, या फिर आप कह सकते हो कि एक टारगेटेड मैनर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अगर एक डायरेक्शन दे देंगे तो उसका फ़ायदा क्लाइमेट चेंज की तरफ भी हम उठा सकते हैं। दैट मीन्स जो भी वेरिएशन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हम फार्मिंग सेक्टर से जो एमिशन होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल जो रहेगा फिक्सिंग द टैक्स लीक। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी जो पेंडोरा पेपर्स अभी लीक हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्सेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से वो कंपनियाँ वहाँ टैक्स देने की बजाय टैक्स हेवन्स में, जहाँ पर टैक्स कम देना पड़ता है, वहाँ जा करके अपने प्रॉफिट को दिखाती है और वहाँ पर टैक्स पे करती हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो देखो, लेजिस्लेटिव मेजर्स जो अभी तक लिए हुए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनकी एक लिमिट्स यहाँ पर क्लियर आ रही है और ज़रूरत है कि टैक्स अवॉइडेंस है उसको इलीगल कंसिडर करने के लिए और रिफॉर्म्स लाए जाएं और क्विकली लाए जाएं। स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पता पड़ गया, पेपर लीक हो गए, तो अब थोड़ा आइडिया लगा है कि हाँ जी, टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के लोग जो हैं वो अपना पैसा दूसरे कंट्रीज़ में, छोटे कंट्रीज़ में ले जा करके लूप करके और फिर वहाँ से अपने पैसों को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस पे लगाम लगानी ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कार्बन पॉलिसी फॉर द फार्म। इस आर्टिकल को देखो लिखा है अशोक गुलाटी जी ने और पूर्वी थंगाराज ने। इस आर्टिकल में कुछ डेटा है वो काम आएगा हमारे आंसर राइटिंग में। ज़रूर आप इसकी हेल्प ले सकते हो जब भी क्लाइमेट चेंज पे लिखना हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो उससे रिलेटेड। देखो अभी IPCC दैट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट अभी रिलीज हुई, जिसमें कि वर्किंग ग्रुप फर्स्ट दैट मीन्स फर्स्ट रिपोर्ट आई है ये। तो इसमें सीधा सा फर्स्ट रिपोर्ट का मतलब वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की ये रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट थी IPCC का। ये वर्किंग ग्रुप फर्स्ट तो जो था, उनका ये कहना है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी जो अभी चिंता की बात है दैट इज़ कि टेम्परेचर जो है वो लगातार इस स्पीड से राइज हो रहा है कि 2040 आते आते 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका होगा प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर कंपेयर किया जाए। तो ये एक रेड सिग्नल है ह्यूमैनिटी के लिए। अभी देखो यूके में 26वें राउंड की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मतलब UNFCCC की मीटिंग होगी और इसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज़ COP 26, दैट विल बी COP 26। ठीक है, और कंडक्ट कहाँ पे हो रही है? ग्लासगो में, अक्टूबर 31 से नवंबर 12 के बीच में। इसमें कोशिशें तो ये की जाएगी, बातचीत तो जो होने वाली है वो ये कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसमें गोल्स डिसाइड किए गए थे, उनको जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। क्योंकि अभी 2020 के बाद से ही पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 1 जनवरी 2021 से लेकर के, और आप देख सकते हो 2030 एंड तक चला, इसी एग्रीमेंट के तहत काम किए जाएंगे। तो ऐसे में यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट फाइनेंस, इनके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रहेगा। अब सवाल ये है कि जो आज परिस्थिति बनी हुई है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से लें या उसकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में अभी तक भी कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों? कि जितना एमिशन अभी तक देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही रहा है। और एक एस्टिमेशन अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यही है कि अभी तक भी कोई आउटकम नहीं निकल पाया है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो वो अभी भी बहुत डिले कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और एक ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। बट एक रियलिटी चेक किया जाए ना, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ लोकेटेड हैं। जैसे कि वर्ल्ड की अगर टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें से 22 सिटीज़ इंडिया में है।
30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 22 तो इंडिया में, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा जब अब ये सर्दियाँ आ रही हैं तो आप देख सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बुरा तरीके एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना बुरे तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। दिल्ली वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है ये, पहली चीज़ ये बात कही जा रही है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बेसिस पे। दूसरा, विंटर्स मंथ अब आने लगे, विंटर्स के महीने, तो इसमें आप देखोगे हाल और भी बुरे हो जाएंगे जब स्टबल बर्निंग कर देंगे आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के किसान, और रही सही में हवाओं की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, तो वो जो स्मोक है वो दिल्ली तक पहुँच जाएगा एनसीआर वाले एरिया में, और जैसे कि विंटर्स हैं तो फॉग भी क्रिएट होती है, तो ऐसे में क्रिएट हो जाती है स्मोक प्लस स्मोग, और वो फिर बाद में आपको पता ही है प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देती है एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल विंटर टाइम की बात करें दिल्ली में तो वो 300 के लगभग आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बाद में बढ़कर के कुछ दिन तो ऐसे आते हैं जब 600 से 800 तक भी स्कोर पहुंच जाता है, जबकि सेफेस्ट जो लेवल है वो कितना है 50 से भी कम। अब आप देख सकते हो कि विंटर आते हैं तो दिल्ली के अंदर हाल बहुत ही बेकार हो गया अगर हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से भी देखें। अब ये बात हो गई, ये डेटा काम का था कि दिल्ली का हाल क्या है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोट कर सकते हो कि इंडियन सिटीज़ का हाल क्या है। अब बात आ जाती है कि ग्लोबल कार्बन एटलस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया 3rd रैंक पे आता है टोटल ग्रीन हाउस एमिशन की बात की जाए तो, मतलब कि ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उनका एमिशन किया जाए तो इंडिया 3रे नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया कितना करता है एमिशन, 2.6 बिलियन टन्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, इसके अलावा मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ये बहुत सारे, और पार्टिकुलेट मैटर भी है। तो पार्टिकुलेट मैटर तो चलो आप छोड़ो एक बार, बाकी मेन चीज़ें ही आ जाती हैं जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी। वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर तो जो है नेचुरल है, पर हाँ गर्मी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी बढ़ेगी तो वाटर एवापोरेट होकर के वाटर वेपर भी क्रिएट करेगा, तो वो भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। ठीक है, खैर पॉइंट इतना सा हमारा कि जो भी गैसेज एमिट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उनको ओवरऑल अगर देखा जाए और कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट टर्म्स में अगर उनको कैलकुलेट करें तो इंडिया से 2.6 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है इंडिया से। इसके अलावा चाइना की बात करो तो वहाँ से 10 बिलियन टन, इंडिया से आप देख सकते हो लगभग 4 गुना वहाँ पर एमिशन हो रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स में 5.4 बिलियन टन, मतलब इंडिया से जस्ट डबल आप मान सकते हो। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि नंबर 1 तो चाइना से सबसे ज़्यादा एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, दूसरे नंबर पे यूएस से, और तीसरा इंडिया से हो गया। फिर इसके बाद में रशिया, जापान, इनकी बात करो तो अच्छा खासा एमिशन यहाँ से होता है। अब देखो बात यह है कि पर कैपिटा एक तो हो गया कि पूरा कंट्री मिलकर के कितना एमिशन करता है, तो ये चीज़ तो हमने ऊपर देख ली। अब हम देखेंगे पर कैपिटा के बेसिस। पर कैपिटा का मतलब कि जितना एमिशन एक कंट्री से हो रहा है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एक इंडिविजुअल कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर उसकी बात करें तो 5 एब्सोल्यूट एमिटर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो एमिशन करने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें यूएस सबसे ऊपर आएगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एमिशन है, दैट इज़ 15.24 टन्स। अब आप देखो एक बंदा यूएस के अंदर एक साल में 15.24 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूएसए का जो स्टैंडर्ड है ना, अभी हमने देखा था 5.4 बिलियन टन, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा रशिया में पर कैपिटा अगर एमिशन देखा जाए तो 11.12 टन्स है, जबकि इंडिया में पर कैपिटा एमिशन है वो 1.8 टन ही है। मतलब इंडिया ओवरऑल तो एमिशन नंबर 3rd पे आ जाता है, पर कैपिटा अगर एक जने के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ऐसे में इस केस में यहाँ पर डिवीज़न करोगे तो इंडिया में केवल एक बंदा पूरे साल के अंदर 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है, जो कि वर्ल्ड एवरेज जो कि अभी कितना चल रहा है 4.4 टन्स पर कैपिटा, इससे बहुत ही कम है। तो बस वही बात है कि इस मुद्दे को लेकर के इंडिया अपनी बात रखता है, पर अपनी बातों को समझाना या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कन्विंस करने में इंडिया अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो कि इंडिया का प्रॉस्पेक्ट ले लो, इंडिया, यूएस, चाइना, ये 3 की बात कर लो, ज़्यादा के दिमाग मत लगाओ चाहे आप। ठीक है, इसके आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं
कि एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, अभी तक तो क्या देखा हमने, एमिशन ओवरऑल कितना होता है एक कंट्री से, फिर पर कैपिटा देखा, और पर यूनिट ऑफ जीडीपी कि जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर की है समथिंग, वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इंडिया की इकोनॉमी अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ महीनों में 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, 2.8 ट्रिलियन डॉलर के लगभग तो पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में पर यूनिट ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो 5 अगर एब्सोल्यूट एमिटर्स की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर आता है। चाइना में परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे अगर कैलकुलेट की जाए जीडीपी को, तो उसमें हर $1 प्रोड्यूस होने में लगभग 0.486 किलोग्राम एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, जबकि रशिया में आप देखोगे तो वहां पर आप देखो $1 परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक, ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करो परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, और फिर उसमें आप देखो कि $1 अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहा है रशिया में, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है 0.411 किलोग्राम। इसी तरीके से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का एमिशन होता है परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करें तो $1 को प्रोड्यूस करने में लगभग 0.27 किलोग्राम, जो कि वर्ल्ड एवरेज 0.26 से थोड़ा सा ज़्यादा है। यूएस में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो ये 0.25 है और जापान में 0.21 है। तो ओवरऑल देखो तो इंडिया यहाँ पर भी ज़्यादा आगे नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडिया इस रैंकिंग में देखें तो इस जीडीपी के हिसाब से 7वीं रैंक पे आता है। अच्छा, फिर बात आ जाता है मतलब ये हो गया ऊपर ऊपर का। फिर बात आ जाती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, कहीं ड्रॉट्स हैं, कहीं फ्लड्स हैं, इनकी वजह से तो इंडिया 7वीं रैंक पे आता है, जिससे कि जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप मान के चलो 2019 में लगभग $69 बिलियन का नुकसान हुआ था परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी में। ये जर्मन वॉच के द्वारा ये डिटेल दी हुई है। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फिक्स किया हुआ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया इंडिया ने कि जी हमारा 2005 में जो लेवल था एमिशन का, उसका 30 to 35% हम रिड्यूस कर देंगे 2030 आते आते हैं। तो ये थी चीज़ें कुछ डेटा बेस्ड। इसके अलावा सेक्टर वाइज अगर ग्लोबल एमिशन अगर हम देखें तो उसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन, इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर दूसरे, ये मिलकर के लगभग 50% ग्लोबल एमिशन को अकाउंट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर दूसरे जो लैंड यूजेस हैं, उसकी वजह से लगभग 50% तक एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, अगर सेक्टर वाइज देखा जाए ग्लोबल एमिशन का जो हिस्सा है उसमें। बट जो एमिशंस इंडिया में होते हैं और उसका एक पाई चार्ट अगर क्रिएट करें तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया में जितना एमिशन होता है उसका 44% तो एनर्जी सेक्टर से आता है, उसके बाद में 18% आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, और 14% आ जाता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लैंड यूसेज से। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर किसकी वजह से होता है, एनर्जी सेक्टर की वजह से, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कहीं पर भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। और बचा हुआ जो शेयर है वो यहाँ पर आ जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर का। मतलब मेनली आप मान के चलो जैसे कि हम ये जो कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो इधर आ गया, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और वेस्ट सेक्टर इसके लिए चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है एनर्जी सेक्टर से। ठीक है, एग्रीकल्चर का अगर देखा जाए तो टोटल एमिशन में एग्रीकल्चर का शेयर है वो तो डिक्लाइन कर रहा है। मतलब कि जितना एमिशन इंडिया से होता था ओवरऑल 1994 के टाइम पे, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 28%, जो कि घट करके 2016 में कितना हो गया 14%। ये तो हो गया परसेंट वाइज, पर अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें ना तो आप देखोगे कि लगभग 2018 में 650 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा था इंडिया में। ठीक है, जो कि चाइना में जितनी एग्रीकल्चर से एमिशन होता है वो। तो राइटर्स का जो मेन फोकस है वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही है कि हमारे यहाँ पर चाहे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, रिलेटिव टर्म्स में देखें, तब तो एग्रीकल्चर से एमिशन कम हो रहे हैं। ठीक है,
पर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो एग्रीकल्चर में एमिशन उतना ही है जितना चाइना की एग्रीकल्चर से एमिशन होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एग्रीकल्चर, क्योंकि राइटर जो है वो एक्सपर्टाइज ही एग्रीकल्चर में रखते हैं और इसी से रिलेटेड इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। और ये जो फार्म लॉज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था ना रिव्यू करने के लिए कि इन फार्म लॉज में क्या कमियां हैं, कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, उसमें अशोक गुलाटी जी भी मेंबर थे, ठीक है। और इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर एमिशन इन इंडिया की बात करें तो इसमें प्राइमरीली कौन कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा, तो देखो लाइव स्टॉक्स में एग्रीकल्चर जितना भी आप कह सकते हो एमिशन करता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज़ मीथेन। अब मीथेन में भी आप देखोगे तो लगभग 54.6% तो केवल और केवल लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है, मतलब जो जानवरों को हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उससे, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है, जो भी आप देख सकते हो मतलब उनका जो अब कह सकते हैं ना कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से वो रिलीज होता है, जैसे गोबर भी अगर रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, एक्सक्रीटा जो है एनिमल्स का, उससे भी मीथेन रिलीज होती रहती है कंटिन्यूस बेसिस पे, राइट। तो एमिशन इसकी वजह से होता है। इसके अलावा आप देख सकते हो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल में, तो उसकी वजह से भी लगभग 19% आप कह सकते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड का कंटेंट है वो प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स आप ये मानो कि 54.6% तो टोटल जो एग्रीकल्चर की वजह से एमिशन हो रहा है उसमें 54.6% तो लाइव स्टॉक सेक्टर की वजह से हो रहा है। 19% के लगभग हो रहा है 19% के लगभग हो रहा है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से। इसके अलावा राइस कल्टीवेशन, और मेनली हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर एग्रीकल्चर में राइस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वहाँ पर राइस है ना, ये भी कम मीथेन आप कह सकते हो एमिट नहीं करता है। इसके अलावा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की बात कर लो या क्रॉप रेजिड्यूज बर्न करने की बात कर लो, ये भी कुछ कम एमिशन नहीं करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 2018 में 650 मिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं एग्रीकल्चर से, जिसके अंदर लाइव स्टॉक सेक्टर सबसे ज़्यादा, बाकी फर्टिलाइजर हो गए या फिर जो राइस कल्टीवेशन है या फिर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है या क्रॉप रेजिड्यूज को जलाना है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, एक प्रॉपर कार्बन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल मैनर में कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। इसमें केवल इतना सही नहीं है कि हम एमिशन को रिड्यूस करने पे फोकस करें, हमें ये भी देखना है कि फार्मर्स को इस तरीके का इंसेंटिव भी दे दिया जाए या देखें कि क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाए जिससे कि वो एक कार्बन न्यूट्रल मैनर में कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करते हुए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ठीक है। इसमें देखो वर्ल्ड के अंदर देखें तो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक्स हैं, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 537 मिलियन। तो हमें क्या ज़रूरत है कि फीडिंग प्रैक्टिसेस को थोड़ा बेटर बनाने की ज़रूरत है। इसमें क्या हो कि नंबर ऑफ कैटल्स तो हम डाउन कर लें बट उनकी प्रोडक्टिविटी राइज हो जाए। इससे क्या होगा कि कम से कम नंबर्स में एनिमल होने के बाद में भी हमारे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन या जो भी रिक्वायरमेंट है मिल्क फूड की या जो भी या मीट सेक्टर की बात कर लो तो वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। तो नंबर्स को हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है लाइव स्टॉक की अगर बात करें, पहला मुद्दा। दूसरा, राइस कल्टीवेशन की बात करें तो आज लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर एरिया के ऊपर राइस का कल्टीवेशन हमारे यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी एक दूसरा कल्प्रिट है जिसकी वजह से मीथेन गैस का एमिशन होता है। तो और वो भी कहाँ पर, जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रखी हैं अभी आर्टिफिशियली कैनाल सिस्टम के बेसिस पे रिवर सिस्टम को डाइवर्ट करके, इसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो मैं बता चुका हूँ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे कि एक तो क्या है कि चावल जो है वो अगर सीडलिंग तैयार की जाती है नर्सरी में, वहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है लगभग शुरुआती 3 हफ्तों के लिए, फिर वहाँ से हम ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे एरिया में ले जा करके। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि हमें ये वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा साइड करने की ज़रूरत है। जैसे एक तो चावल के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस, कि सीधा खेत में बो दो चावल और उससे फिर फसल तैयार हो जाए, ठीक। अभी हमने देखा था ना पूसा 1979, पूसा 1985, ऐसे करके नए वो तैयार हुए हैं, मतलब चावल के नए बीज तैयार किए गए। तो इस तरीके से रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स अवेलेबल है जो कि ड्राई या फिर कम वेटी कंडीशन के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं,
और उसकी वजह से कम कार्बन फुटप्रिंट हो, मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन होता है राइस फील्ड से, उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। तो इसके लिए रियल सॉल्यूशन क्या है कि राइस की बजाय अगर मेज मक्के की तरफ अगर हम शिफ्ट हो जाएं तो वो थोड़ा सा ठीक रह जाएगा, या फिर कम पानी की रिक्वायरमेंट वाली जो क्रॉप्स हैं उनकी तरफ अगर हम शिफ्ट होते हैं तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो और दूसरा, मक्के की खेती करने से पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और आज जो पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है या फिर हम जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करते हैं उससे भी हमारे डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए एथेनॉल एक ऑप्शन देता है। तो एथेनॉल प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो आप कह सकते हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट जो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के बर्डन के अंडर में है कि हम ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंपोर्ट करके फुलफिल करते हैं, और मेनली क्रूड ऑयल की तो डिमांड। तो कॉर्न जो है, मतलब मक्का जो है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर चावल के कंपैरिजन में देखा जाए। तो इससे कितनी विन विन सिचुएशन निकल रही है। कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, किसानों के खेतों में पानी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो सॉइल की क्वालिटी बिगड़ेगी नहीं, और साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल फ़ायदे वाला सौदा भी है, क्योंकि एथेनॉल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब राइज हो रही है। तो इस केस में राइस के कंपैरिजन में मेज़ है एक प्रॉमिसिंग क्रॉप है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट्स हैं, उनकी फैसिलिटी एकदम प्रॉपर कर दी जाए। जैसे कि मान लो कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है बाहर आउट ऑफ इंडिया, वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है, और इंडिया में इस तरीके से हम धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इस तरीके से फॉलो करें या एग्रीकल्चर पॉलिसी इस तरीके से फॉर्मुलेट करें जिससे कि एमिशन कम से कम कर पाएँ। तो उस एमिशन को घटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। वो किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में। और उस कार्बन क्रेडिट को हम सेल आउट कर सकते हैं किसको? आउट ऑफ इंडिया जो भी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि एक तो इंडिया की कही हुई बातों के ऊपर जो डाउट किया जाता है ना कि इंडिया में पर कैपिटा एमिशन बहुत कम होता है, हमने अभी देखा था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इसी चीज़ को लेकर के इंडिया की बात नहीं मानते हैं कि इंडिया में पर कैपिटा इतना एमिशन करता है इंडिया, ठीक है, थर्ड मोस्ट पॉल्यूटिंग कंट्री है या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिटर कंट्री है, उसके बावजूद पर कैपिटा एमिशन कम कैसे हो सकता है, जबकि हमें पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो इस चीज़ को हम कैसे मना सकते हैं? इसका तरीका क्या है कि हम तो एमिशन कम करें, और उस एमिशन कम करने के बेसिस पे कार्बन क्रेडिट हमारे पास में आ जाएगा, और उस कार्बन क्रेडिट को सेल आउट कर दें आउट ऑफ इंडिया जो भी कंपनीज लोकेटेड है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इससे क्या हो जाएगा? एक ट्रांजैक्शनल बेसिस के ऊपर हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, और यही हमें फ़ायदा दिलाएगा कि हम हमारी बात के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को कन्विंस कर पाएंगे। और दूसरा, जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात आती है या डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हाँ, जो भी कार्बन क्रेडिट इंडियन कंपनीज ने इंडिया ने अर्न किया है वो एक बार ही काउंट करे। इससे फ़ायदा हो जाएगा कि इंडिया अपनी बातों के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को कन्विंस कर सकता है। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल जो सॉइल है उससे आप अगर देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड एक और ग्रीन हाउस गैस वो भी अच्छी खासी एमिट होती रहती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्या है? दैट इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर सॉइल्स में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, अब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो क्या है, बट एक होता है ना कि अनअवेयरनेस के चलते सबको ये लगता है फार्मर्स को कि हाँ यूरिया से बढ़िया कोई वो खाद नहीं है, क्योंकि यूरिया सस्ता मिल जाता है। तो ऐसे में वैसे तो सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम और ये चला रखे हैं, सॉइल टेस्टिंग कार्ड और ये सारा, पर पॉइंट क्या आ जाता है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर अभी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या है कि 1980-81 से 2014-15 तक आते आते नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन है वो लगभग 358% तक इंक्रीज हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमारे खेतों में किया जा रहा है। और इसके अलावा हर साल लगभग 5100 टन्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन लगातार हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉइंट क्या रहा है कि हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर बेटर और एफिशिएंट फर्टिलाइजर फैसिलिटी तैयार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक ऑप्शन आता है दैट इज़ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब सिंपल होता है कि आप फर्टिलाइज़र को वाटर सॉल्युबल कंडीशंस में तैयार करो और उसको पानी के साथ मिक्स करके और फिर बाद में वाटर सप्लाई दो, इरिगेशन करो। इससे क्या होगा कि जो अभी कंडीशन है ना जिसमें यूरिया
उठा करके, जैसे सॉलिड फॉर्म में आती है बिल्कुल ग्रैन्युलर फॉर्म में, और उसको उठा करके चारों तरफ फेंक दिया जाता है, किसानों के द्वारा स्प्रेड कर दिया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है। तो उसमें बोला 70% जो यूरिया का कंटेंट है वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का काम करता है, और उसके बाद में फिर पानी के साथ मिक्स होकर के ग्राउंड वाटर तक चला जाता है, जहाँ पर उसका ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। तो इसके बजाय फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी भी कम काम आएगी और एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? फर्टिगेशन। दैट मीन्स एग्रीकल्चर में जब इरीगेशन करो तो उसके साथ आप फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दो, वाटर सॉल्यूबल जो भी हमारे पास में फर्टिलाइजर्स हैं अवेलेबल उनको प्रमोशन मिले, और या फिर नई रिसर्च करके वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए। तो ऐसे में एक तो चावल से कॉर्न की तरफ, मक्के की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग हमें कम से कम करनी चाहिए। तीसरा, सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए। और लाइव स्टॉक का भी हमने ऑलरेडी देख लिया। तब जा करके हम हमारी एग्रीकल्चर को कार्बन न्यूट्रल क्रिएट बना सकते हैं। तो ये अच्छा आर्टिकल था, जिसमें आपकी जो शंकर IAS की जो बुक है या फिर जो भी बुक आप एनवायरनमेंट के लिए पढ़ रहे हो उसमें वो डेटा अपडेट कर लेना, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के बहुत, डेटा अपडेट भी नहीं करो तो कम से कम हमारे पास में कंटेंट अवेलेबल है कि कैसे हम एक अप्रोच कर सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे को, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड मुद्दे को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिफ्टिंग ऑफ। देखो कितनी ही कोशिशें की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, NDA फर्स्ट गवर्नमेंट थी, है ना, तब से लेकर अब तक, कि एयर इंडिया का कैसे भी करके प्राइवेटाइजेशन कर दें। पर पहले जो मुद्दे थे, पहले जो तरीके थे गवर्नमेंट के, उनमें और अभी जो सक्सेस मिली है कि टाटा सन्स ने टेक ओवर करने का फाइनल बिडिंग क्लियर हो चुकी है कि हाँ टाटा टेक ओवर करेगा एयर इंडिया को। तो इन दोनों में कि अभी सक्सेस और पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में फेलियर, इनमें डिफरेंस क्या था? इनमें डिफरेंस इतना सा ही था कि गवर्नमेंट वहाँ पर अपने स्टेक्स को कहीं ना कहीं होल्ड करना चाह रही थी। पहले तो केवल 40% प्राइवेटाइजेशन का प्रोविज़न रखा था, इसलिए कोई इंटरेस्टेड नहीं रहा। फिर उसके बाद में 70% तक प्राइवेटाइजेशन का प्रोविज़न रखा, तो उसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं रहा। तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट ने बोल दिया, बोला 100% टेक ओवर कर लो, छोड़ो हम तो हमारी बिल्कुल भी स्टेक्स नहीं रखेंगे। तब जा करके फिर बिडर्स आए और ये टाटा सन्स ने फिर बिडिंग जीत ली। तो ये जो मुद्दा है ना, पिछले 2 दशकों से हाईलाइटेड है, क्योंकि 2007-8 के लगभग या 8-9 के लगभग इंडियन एयरलाइंस करके एक और एयर करियर चलता था, ठीक है। अब इंडियन एयरलाइंस और साथ में ये एयर इंडिया दोनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद में एयर इंडिया और भी नुकसान में जाने लग गई थी, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस बहुत घाटे में थी। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो बिलीगर्ड PSU, बिलीगर्ड का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में चलने वाला जो PSU था, उसको फिर अल्टीमेटली एक अप्रूवल मिल जाता है और एक आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश मिल गया। ये गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक स्टेप है, बहुत ही प्रैक्टिकली सोच करके और फिर आगे बढ़ाया हुआ कदम है। और साथ में एक अनएम्बिग्यूअस मैसेज दिया है, मतलब क्लियर कट मैसेज है कि गवर्नमेंट की जो डिटर्मिनेशन है कि हाँ प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम पुश कर रहे हैं। और ये चीज़ देखो 1991 से, जब से हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की है ना, तब से ये चीज़ कंटिन्यू है। और आप देख सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज़ को लेकर के ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। वजह कि एक तरफ तो जो हम लोग हैं बड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाते हैं और उसके बाद में टैक्स पे करते हैं, और उस हार्ड अर्न पेड टैक्स मनी को आप घाटे में जा रही कंपनी के अंदर लगाते रहते हो, तो उससे तो फिर टैक्स पेयर्स के साथ में धोखा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है अपने आप में। वैसे तो देखो टाटा का कोई एविएशन सेक्टर में पहला कदम नहीं है, विस्टारा और इसके अलावा एयर एशिया में भी टाटा के अच्छे खासे शेयर्स हैं, जो कि लगभग 26.7% तक डोमेस्टिक एयर पैसेंजर के अंदर अपना वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन रखता है टाटा। जबकि अब ये एक्वायर कर लिया यहाँ पर एयर इंडिया को, तो अब आप देख सकते हो कि और ज़्यादा अब टाटा की पकड़ बन जाएगी। जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्किंग स्लॉट मिल जाएंगे, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स में देखें या ओवरसी एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, क्योंकि एयर इंडिया का वहाँ पर पकड़ अच्छी खासी है। अब जो प्राइम एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि लंदन एयरपोर्ट हो गया, हिथ्रो, ठीक है, न्यूयॉर्क, यहाँ पर भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और एविएशन वेंचर है ये अपने आप में, आप कह सकते हो एयर इंडिया, तो इसको भी फिर बाद में इंटीग्रेट कर लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि टाटा के पास में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। वैसे तो एक चीज़ बताया जाए ना कि टाटा ने चैलेंजेस को कभी भी इग्नोर नहीं किया है। जैसे आप देखो
जैगुआर की लैंड रोवर, ठीक है, उसको टेक ओवर करना, और भी बहुत सारे कदम उठाना। और आज देख सकते हो इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो टीसीएस सेकंड मोस्ट रेवेन्यू मेकिंग कंट्री है, हाईएस्ट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पैसे की भी इतनी कोई कमी है नहीं। और वैसे तो हमें पता है ही कि एयर इंडिया तो लगातार देखो लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के अंदर चल रही थी, लगातार कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा था। और 2019-20 में सिर्फ एक साल के अंदर एयर इंडिया के ऊपर 8,743 करोड़ का नुकसान देखा गया है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लगातार पुश कर रही है पैसा, पर फिर वही बात है, कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है। मतलब 1.1 लाख करोड़ रुपए का तो गवर्नमेंट ने पैसा डाल दिया एयर इंडिया में, पर नुकसान ही कवर अप नहीं हो रहा है। इसलिए फिर बाद में डील अल्टीमेटली फाइनल हुई, जिसमें आपको पता ही 18,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें 2700 करोड़ रुपए तो देखो एज इट इज कैश में दे देगा टाटा सन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बचे हुए 15,300 करोड़ रुपए हैं वो देखो एयरलाइन जो है वो कर्जे के हिसाब से सेटल करेगी। और जो बचा हुआ कर्जा जितना और भी है उस कर्जे को देखो फिर जो भी आप कह सकते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि जो भी एसेट्स हैं एयर इंडिया के, उनके रियल एस्टेट हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उनको बेच के, उनकी ऑक्शन करके, उनको मोनेटाइज करके वहाँ से पैसा निकाल करके फिर बाद में सेटलमेंट होगा। तो ऐसे में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टारगेट है ना प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है, और उसी चीज़ को लेकर के एक अपने आप में एक प्रोविज़न हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, कंटेनर कॉरपोरेशन एंड अदर दूसरे जो पीएसयूज है, उनमें भी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से प्रपोजल छोड़ रखे हैं कि जी कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो इनको टेक ओवर कर सकता है। तो देखो ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मुद्दा था। इन्वेस्टमेंट मॉडल भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी के बाद में क्या एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये था टाटा का टेक ओवर करना। अब देख लेते हैं लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल है फिक्सिंग द टैक्स लीक। सुरंजलि टंडन ने ये आर्टिकल लिखा है। इनका ये कहना है कि देखो 12 मिलियन रिकॉर्ड अभी रिलीज़ किए गए हैं, और रिलीज़ करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इनके द्वारा ये बताया गया है कि टैक्स हेवन्स की तरफ जाना, टैक्स हेवन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर टैक्सेस कम से कम लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाना और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ये कॉमन बात बन चुकी है। और ये चीज़ रिलीज़ होती है केवल पेंडोरा पेपर के लीक से ही नहीं, इसके पहले पनामा भी हो चुके हैं, पैराडाइज पेपर भी लीक हो चुके हैं पहले। और लीकेज में यही चीज़ क्लियर आ रही है कि एक तरफ जहाँ पर ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो साइज़ में भी बड़ी हैं, जीडीपी में बहुत बड़ी हैं, पर वहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से जो रिच लोग हैं वो पैसा कमाते हैं यहाँ से, और वो पैसा ले जा करके डाल देते हैं कहाँ पर, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर उनको टैक्स कम देना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ नॉन एज टैक्स अवॉइडेंस। एक तो होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइड ही कर दिया बिल्कुल ही। लूप होल निकाला कैसे कि देख लेते हैं कि इंडिया या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री, जो भी आप कह सकते हो इकोनॉमिकली बड़े कंट्रीज हैं, उनका दूसरे कंट्रीज के साथ में कोई ट्रीटी हुई है क्या बायलैटरल, और उस बायलैटरल ट्रीटी का फायदा उठाते हैं, लूप होल्स निकालते हैं, और उन लूप होल्स के बेसिस पे क्या करते हैं कि इंडिया में यार 15% टैक्स कौन देगा, चलो ना पनामा चलते हैं, चलो ना ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड चलते हैं, चलो ना मॉरिशस चलते हैं, वहाँ पर जा करके 2-3%, 4% टैक्स दे करके रफा दफा करेंगे मुद्दे को। तो ये क्या हो गया, लूप होल्स हैं टैक्स के ऊपर जो भी हमने लॉज बना रखे हैं। तो देखो इनकम तो की कहाँ से और टैक्स दिया कहाँ पे, और नुकसान उठाना पड़ता है किसको, फिर इंडिया जैसे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उन लोगों को, क्योंकि पैसा तो हमने ही तो कमा करके दिया है, हमने ही तो कुछ उनके प्रोडक्ट्स को परचेज किया है, तभी तो जा करके उनकी कोई चीज़ क्रिएट हो रही है। तो पनामा पेपर हो चाहे पैराडाइज पेपर हो, उसके बाद में लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई है कि रिच लोग जो हैं वो अपने टैक्स को प्रॉपरली ऑनेस्टली पे नहीं करते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। और सीधी सी बात है, गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लग जाता है। गांधी जी ने एक ही चीज़ बोली थी कि बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने आप को मालिक ना समझें, वो अपने आप को समझें कि हमें केवल और केवल ये हमारे पास में जो भी पैसा है ये हमारी जनता का है, और उस पैसे को केवल और केवल हमें टेक केयर करनी है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। पर आज जो एलिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा तो लेते हैं यहाँ से और ले जा करके, और टैक्स पे ना करना पड़े तो टैक्स हेवंस को ढूंढते रहते हैं। तो हमें एक ज़रूरत किसकी है, टैक्स ट्रांसपेरेंसी लाने की,
शेल कंपनीज जो भी हैं, फर्जी में केवल और केवल फाइलों में बनी हुई जो कंपनीज हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो पनामा पेपर में लगभग 88 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें 16 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने देखो अपने यहाँ पर सब्सटेंटिव मतलब अच्छे खासे कदम उठाए हैं कि कैसे भी करके टैक्स इवेजन को या टैक्स अवॉइडेंस को ख़त्म किया जाए या रोका जाए। और इंडिया में भी इसके लिए कदम उठाए हैं। लगभग 20,352 करोड़ रुपए तक का कवर अप रिकवर कर चुका है इंडिया। अभी तक जब से पनामा पेपर लीक हुआ है तब से लेकर लगभग आप मानो 20,000 करोड़ रुपए तक रिकवर कर चुका है। पर सवाल यह है कि ये जो चेंजेस लाए गए हैं इनकी स्पीड बहुत कम है और लिमिटेड है। कवरेज अच्छा खासा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें पिछले कुछ सालों के अंदर, तो जो अंडर टैक्स्ड फंड्स हैं या फिर जो यहाँ पर टैक्स ही नहीं दिया गया है उनको कंट्रोल करने के लिए कदम बहुत उठाए गए हैं, जिनमें एक तो आप देख सकते हो OECD कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर के एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टनर हैं OECD वाले ग्रुप में, तो उनको क्या है कि अपने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करेंगे, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी लेन देन का। इससे क्या हो जाएगा कि वो अपने हिसाब से एक कंट्री के अंदर, मान लो यहाँ पर यूके है, यहाँ पर यूएस है, यहाँ पर फ्रांस है, तो इन तीनों कंट्रीज़ ने अपने साथ साथ में एक दूसरे, यूएस तो छोड़ो, एक बार मैं यहाँ पे लूँगा जर्मनी मान लो, ठीक है। तो जर्मनी, यूके और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर के अपने सारे जो टैक्स रिलेटेड मुद्दे थे, जो भी हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स थे, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी ना टैक्स से रिलेटेड, इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। तो कोई बंदा अगर फ्रांस से जाकर के यूके में अगर पैसा लगा रहा है, या फिर यूके वाला बंदा फ्रांस या फिर जर्मनी में जाके पैसा लगाता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनको एकदम क्लैरिटी रहेगी कि हाँ जी ये बंदा कहाँ का है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है भी कि नहीं। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कंट्रीज के बीच में। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस हो कैसे रही है, टैक्स अवॉइड करने का तरीका यही तो, टैक्स इवेजन, सॉरी अवॉइड बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स चोरी मतलब एक तरीके से बिल्कुल देना ही अवॉइड कर देना, देना ही मना कर देना कि टैक्स देना ही नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन कंट्रीज के बीच में ट्रांसपेरेंट मैनर में आप कह सकते हो बातचीत होती रहती है। पर अच्छा, इस प्रोविजन के लिए, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो प्रोविजन है OECD का, इसको लगभग 110 ज्यूरिसडिक्शन है, 110 कंट्रीज ने साइन कर लिया और इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक लगभग 4200 से भी ज़्यादा बायलैटरल एक्सचेंज रिलेशनशिप फाइनलाइज हो चुकी हैं और लगभग 84 मिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है, लगभग 107 बिलियन डॉलर का जो टैक्स रेवेन्यू है उससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोविजन OECD ने किया, 110 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेशन की अपनी बात भी की, और 4200 के लगभग बायलैटरल ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सचेंज की बात होगी कि हाँ जी हमारे यहाँ पर कौन ट्रांजैक्शन करता है, कौन पैसे वाला है, कितना इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा कंट्री भी बता देगा कि हमारे यहाँ पर कितना होता है। तो इस तरीके से 4200 बायलैटरल एक्सचेंज रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गए, जिसमें 84 मिलियन टाइम्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, जिसका अगर टैक्स रेवेन्यू का अमाउंट हम कैलकुलेट करें तो वो रहेगा 107 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये अपने आप में इस तरीके के कदम उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में राइटर बोल रही हैं कि OECD के इस फ्रेमवर्क को बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कहते हैं ज्वाइन ही नहीं किया, और उनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला, ये कह के ज्वाइन नहीं किया इस फ्रेमवर्क को कि हमारे यहाँ पर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, जिसको फटका बोलते हैं, बोला वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, और यूएस जो है अपने खुद के रेजिडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कैपेबल है। दूसरी तरफ फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, इन्होंने भी अभी तक साइन नहीं किया है इस OECD के जो फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को, मतलब आप कह सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मतलब उससे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होनी चाहिए सभी कंट्रीज़ के बीच में। USA के अंदर आप देखोगे ये जो टैक्स इवेजन का ये जो कोई भी मुद्दा है ना, इसको लेकर के बता रहे हैं कि वहाँ पर जो टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, एक ये नेटवर्क है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, उसके हिसाब से अगर देखें तो USA की सेकंड रैंक आती है, जो कि स्विट्जरलैंड से तो ज़्यादा और केमैन आइलैंड से पीछे।
किसके लिए? फाइनेंशियल सीक्रेसी। अब आप देख सकते हो यूएस जैसे कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सीक्रेसी के ऊपर फोकस किया जाता है। अब फाइनेंशियल सीक्रेसी अगर है तो वो फिर बाद में यूएस जो है वो अपने टैक्स पेयर्स की या अपने जो इंडिविजुअल्स हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंट्री के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो इस चीज को लेकर के यूएस भी इस टैक्स जस्टिस नेटवर्क के कैटेगरी में सेकंड रैंक पे आता है। सबसे ज़्यादा केमन आइलैंड, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का तो आपको पता ही है कि इंडिया की ब्लैक मनी कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिपॉजिट होती है। तो ऐसे में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यूएस जैसे बड़े कंट्रीज अगर इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक ट्रांसपेरेंट मैनर में टैक्स सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, तो वो कैसे होगा? वो बात अलग है कि यूएसए की जो जेनेट येलन है ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया कि क्यों ना एक इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम हम प्रमोट करें जिसमें 15% टैक्स जो रहे वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स कर दें। जिससे क्या होगा? बोले टैक्स अवॉइडेंस से टैक्स एवेजन की हेडेक ही खत्म हो जाएगी कि कोई एक कंट्री में 2% टैक्स लग रहा है कहीं 15, तो 15 वाले की कंपनी उठा करके 2 में जाएगी और फिर इसकी वजह से टैक्स की चोरी होने की वजह से कितना नुकसान होता है सरकारों को। तो यूएस अपनी तरफ से इस प्रपोजल पर भी काम कर रहा है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि देखो जो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन वाले कंट्रीज है ना उनको टैकल करना जरूरी है, एक ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए देखो ओईसीडी का जो फ्रेमवर्क है इसको और अच्छे तरीके से इलेबोरेटली रीवैल्यूएट करके और फिर अप्लाई करने की ज़रूरत है। अभी जो ये पेंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं इनमें एक तो ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड्स, इसके अलावा आइल्स ऑफ मैन, इसके अलावा बर्मुडा और मॉरिशस, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है इस टैक्स इवेजन में। ठीक है, अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो भी आता है उसकी अगर एक हाईलाइट देखी जाए तो हमारे यहाँ पर मॉरिशस और सिंगापुर इन 2 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। और वो इन्वेस्टमेंट ये कंट्रीज नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट मान लो इंडिया से किसी इंडिविजुअल ने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया और उसने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी मॉरिशस में। अब मॉरिशस में ले जाकर के वो कंपनी स्टैब्लिश करेगा और मॉरिशस और इंडिया दोनों के बीच में बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज हो रखी हैं। अब क्या होता है कि इंडिया में तो 15% टैक्स है, मॉरिशस में 4% टैक्स है। तो वो बंदा क्या करता है कि इंडिया से पैसा निकाला और इस बायलैटरल ट्रीटी का यूज़ करते हुए, इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हुए पहुंच गया कहाँ पे? मॉरिशस में, और वहाँ पर एक फेक कंपनी बना लिया। मॉरिशस को इतना बड़ा कंट्री थोड़े ना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अब उस फेक कंपनी में पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद में वो खुद की कंपनी है और 4% टैक्स दे दिया, बच गया पैसा। अब उसको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बेसिस पे मॉरिशस से पैसा वापस ला करके इंडिया में लगा देगा। तो इससे लगभग भी नहीं ना, तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख लो कि इंडिया में अगर मिनिमम 15% भी टैक्स देना हो ना और मॉरिशस में 4%, तो उस बंदे ने 11% टैक्स बचाया कि नहीं अपना। तो ये लूप होल्स का बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है रिच लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यही और टैक्स लॉस को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है। अभी ये जो वोडाफोन के ऊपर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो मुद्दा चल रहा था ना, वो इसीलिए था क्योंकि वोडाफोन ने, आप देखोगे कि नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइट किया है और जिसकी वजह से इंडिया को रेवेन्यू लॉसेज हुए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लाने के जो तरीके हैं उनमें लूप होल्स निकाले जाते हैं इन रिच लोगों के द्वारा या बड़ी कंपनीज के द्वारा। अब देखो बात यह आ जाती है कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बड़ी कंपनियों के यहाँ रिच लोगों के, ठीक है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि एक तो कॉरपोरेट एंटिटी और वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो उन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है। कैसे? एक सिंपल सी बात बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि एक कॉरपोरेट एंटिटी है, उसके अंदर कोई भी एक इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इन्वेस्टमेंट होगा वो सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑनर हो गया वो। तो हमारे यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है वो बेनिफिशियल ऑनर्स को जो है ज़्यादा पावर देके रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेनिफिशियल ऑनर है, इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी है XYZ और उस कंपनी में एक बंदा है A, उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसका इन्वेस्टमेंट औरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो क्या हो गया? एक बेनिफिशियल ऑनर। जबकि दूसरी तरफ वो XYZ कंपनी एक फुल एंटिटी है। तो एक ऑनर को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो और इस कॉर्पोरेट को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि एक बंदा जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल किंगफिशर का एग्जांपल ले रहे हो ना, किंगफिशर कौन सी बंद हो गई? नहीं हुई ना। जबकि दूसरी तरफ विजय माल्या है, वो बैंकरप्ट है, जबकि विजय माल्या की ये कंपनी है।
तो पॉइंट क्या आ जाता है यहाँ पर, ये डिस्क्रिपेंसीज है ना, जो भी हमारे लॉज अवेलेबल हैं जिनमें कि पूरा स्कोप मिल जाता है टैक्स को अवॉइड करने का, इसको भी हमें करेक्ट करना है। देखो दो वर्ड आते हैं, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। इवेजन का तरीका तो मैंने बता ही दिया कि सीधा आप दूसरे कंट्रीज में ले जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और वहां पर आपको कम से कम टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स अवॉइडेंस का कि आप इंडिया में रहते हुए जो भी टैक्स लॉज हैं उनके लूप होल्स को यूज करते हुए कम से कम टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या सिग्नल कर रही हैं, टैक्स लॉज को हमें रिफॉर्म लाने होंगे और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और टाइमली इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो हमें पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको अप्रूवल दे दिया गया है कि एक इंटर एजेंसी इंक्वायरी होनी चाहिए इन पेंडोरा पेपर्स की, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये लूप होल्स को हम करेक्ट कर सकें। वैसे ये जो अभी पेंडोरा पेपर लीक हुए हैं ना ICIJ के द्वारा, तो इसमें उन्होंने सीधा एक वार्निंग भी दी है कि जो भी ये हमने प्रोविजन बताए हैं, जिसका भी इन्वेस्टमेंट हम बता रहे हैं अभी इन पेपर्स में, वो सारे के सारे इलीगल नहीं है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग अपने पैसे को गरीब देशों के अंदर ले जा करके और वहां पर उस पैसे से उस गरीब देशों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर ट्रस्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। इसका मतलब जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनको हम बिल्कुल केवल क्वेश्चन मार्क से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े इंडिविजुअल्स का नाम दे, सचिन तेंदुलकर का नाम आ रहा है, अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, तो उन लोगों के अगर वहां पर पैसे लगे हुए और उन्होंने वहां पर ट्रस्ट या कंपनी स्टैब्लिश कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तब जाकर के पता पड़ेगा कि किसका तो इन्वेस्टमेंट इलीगल है और किसने टैक्स चोरी करने की व्यवस्था की है। तो ऐसे में देखो कि ये जो गैप है ना, जितने भी गैप्स हमने डिस्कस किए, इनको प्लग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम को हमें सोशली एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर टैक्स चोरी होता रहेगा और समाज में जो गैप है रिच पुअर का वो बढ़ता चला जाएगा। और रिच पर से विश्वास अगर उठ गया है तो फिर आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है। हथियारबंद क्रांति, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला फॉर्मेट है, वो फिर बाद में आने से दूर नहीं रहेगा। खैर ये तो मैंने ज़्यादा एक्सट्रीम बता दिया, खैर पॉइंट ये बनता है, राइट। खैर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर कम्युनिज्म की आप बात ज़्यादा दिमाग में ना लाएं। पॉइंट इतना सही है कि जो भी सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अभी, और उसको रिफॉर्म्स को क्विकली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे पेंडोरा, पैराडाइज, कभी पनामा और नेक्स्ट पता नहीं कौन से पेपर लीक होते रहेंगे, जिससे कि डाउट और रहेंगे और फिर बाद में हेडेक कि ये हो क्या रहा है। गरीब गरीब बनता चला जा रहा है और अमीर को है कि वो पैसा बचाने के लिए कहाँ कहाँ लूप होल्स निकालता चला जाता है। ठीक है ना, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने डिटेल में देख लिया। थैंक यू वेरी मच।